Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about न्यूरोटिक डिसऑर्डर या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरोसिस। अब न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते क्या है? इट इज़ ए लेस सीवियर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। मतलब कि जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बहुत सीवियर फॉर्म नहीं होते, बहुत लेस होते हैं, ठीक है, ज़्यादा जिसमें दिक्कतें नहीं होती हैं। पेशेंट शो आइदर एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग इमोशनल रिएक्शन टू एनी गिवन स्ट्रेस। मतलब इसमें जो पर्सन होता है या जो पेशेंट होता है, अगर उसको कोई स्ट्रेस है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशन रिएक्शन दे सकता है या फिर बहुत लंबे समय तक वो इमोशनल रिएक्शन बना रह सकता है। उसी को हम बोलते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर। और इसमें होता क्या मेनली, ये किसी ऑर्गेनिक कॉज की वजह से नहीं होता है। मतलब इसमें हमारे ब्रेन में कोई ऑर्गेनिक डिसीज नहीं होती है जिसकी वजह से न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। और ना ही इसमें हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूजन इन्वॉल्व रहता है। मतलब ये नॉर्मली ऐसे होता है कि स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से पेशेंट को न्यूरोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता है। और इसमें जो पेशेंट होता है वो जजमेंट करने के एबल रहता है, ठीक है, कैपेबल रहता है कि वो खुद से जजमेंट कर सके। और उसका बिहेवियर भी अफेक्ट नहीं होता है, बिहेवियर इसमें नॉर्मल रहता है, थिंकिंग भी इसमें नॉर्मल रहता है, ठीक है। मतलब बहुत कम चांसेस कि थिंकिंग इसमें अल्टर होता है, नहीं तो नॉर्मली थिंकिंग इसका नॉर्मल ही रहता है, थिंकिंग थॉट सब नॉर्मल ही रहता है। और अगर बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड भी न्यूरोटिक के पेशेंट में प्रेजेंट रहता है। उसको ये पता होता है कि हाँ उसको बीमारी क्या, उसको दिक्कत है, ये चीज़ें उसको पता होती है। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, कौन कौन से डिसीज आते हैं, डिसऑर्डर कौन कौन से आते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर में। तो फर्स्ट है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद है अदर एंजाइटी डिसऑर्डर भी आते हैं, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम ओसीडी बोलते हैं। उसके बाद है रिएक्शन टू सीवियर स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर एंड अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ये क्लासिफिकेशन है न्यूरोटिक डिसऑर्डर का है। अब इनको हम एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं। एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ अनईजी सच एज वेरी और फियर डैट कैन बी माइल्ड और सीवियर। मतलब कि एंजाइटी का मतलब होता है कि एक ऐसा फील जो अनईजी हो, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता करना या किसी चीज़ से डर लगना, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एंजाइटी। अब या तो ये माइल्ड हो सकता है या फिर बहुत सीवियर हो सकता है। नॉर्मली बात करें तो हर एक के जीवन में कभी ना कभी एंजाइटी होती ही होती है, ठीक है। लेकिन अब ये एंजाइटी डिसऑर्डर इसको हम कब बोलते हैं, जब जो एंजाइटी हो तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन किसी किसी पर्सन में क्या होता है, ये एंजाइटी कंट्रोल में नहीं होती, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे वो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, हम बोल सकते हैं, या फिर उनके अंदर फियर बैठ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइटी को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। और अगर यही लंबे समय तक बना रहता है यही एंजाइटी, ठीक है, तो इसी वजह से उनको एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। और जिसकी वजह से उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटी है वो सारी इसमें अफेक्टेड होती है। बात करें डिफिनेशन की कि एंजाइटी डिसऑर्डर का डिफिनेशन क्या होता है। एंजाइटी इज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ वेरी एंजाइटी और फियर दैट आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू इंटरफेयर विथ ओन डेली एक्टिविटी। वही बात हुई कि मतलब एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर है जिसमें कि फीलिंग ऑफ वेरीनेस होता है, ठीक है। पर्सन जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा या फिर किसी इवेंट या फिर किसी पर्सन प्लेस के लिए उसके अंदर एंजाइटी रहेगा या फिर डर बना रहेगा, ठीक है, जो कि उसके डेली लाइफ एक्टिविटी में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अब इसके भी अंदर कुछ टाइप आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, जिसको हम पढ़ेंगे वन बाई वन। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला आता है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद सेकंड है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, थर्ड है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोर्थ है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और फिफ्थ है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं इटियोलॉजी के बारे में कि इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, किस वजह से ये हो सकता है। तो इसमें पहला आता है जेनेटिक फैक्टर, पेरेंट्स क्लोज रिलेटिव ट्विंस हैव मोर चांसेस। अगर बात करें, अगर पर्सन कोई है इंडिविजुअल, अगर उसके पेरेंट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी चांसेस होते हैं ज़्यादा कि एंजाइटी उसको भी हो सकता है। और या फिर उसके कोई क्लोज रिलेटिव है, मतलब उसके भाई बहन हो गए, ठीक है, मेनली वही आते हैं, ठीक है, भाई बहन हो गए। और ट्विंस हो गए, अगर कोई ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स को है तो उनको भी होने के चांसेस रहता है।
उसके बाद है बायोकेमिकल फैक्टर में अगर हम बात करें तो अल्ट्रेशन गामा का जो लेवल होता है उसमें कोई अल्ट्रेशन आ रहा है तो उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। मेनली जो गाबा का लेवल होता है वो डिक्रीज होता है, तो हम बोल सकते हैं अगर गाबा का लेवल डिक्रीज हो जा रहा है तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है। उसके बाद है थर्ड साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या कहती है एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में? अगर कोई पर्सन लगातार रिप्रेस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहा है और उसमें फेल हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको आगे जा कर के एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब रिप्रेशन फेल होता है बार बार तो वहाँ पर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है एक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से जब ईगो आ जाता है और जो पर्सन है उस टाइम पर तो वो डिफेंस कर लेता है अपने स्ट्रेसफुल इवेंट से, लेकिन फिर बाद में अगर बार बार वो इस चीज़ को यूज कर रहा है तो उसको आगे जाके एंजाइटी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद है बिहेवियर थ्योरी जो बोलती है, वो क्या बोलती है? अगर पर्सन बार बार या फिर लगातार लंबे समय तक किसी स्ट्रेसफुल इवेंट में फंसा हुआ है, ठीक है, या फिर उसके लाइफ में बार बार स्ट्रेसफुल इवेंट होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो सकती है। नेक्स्ट बोलती है कॉग्निटिव थ्योरी। वो बोलती है अगर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, हम बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर पर्सन बार बार ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, वो भी नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, तो ये भी आगे जाके एंजाइटी डिसऑर्डर का कॉज एक बन सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? तो फोबिक का मतलब होता है फोबिया, किसी चीज़ से डर लगना, ठीक है। अब यहाँ नाम से क्लियर है। उसके बाद एंजाइटी मतलब किसी चीज़ के डर की वजह से वहाँ पर इसको एंजाइटी हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर दैट कॉजेस एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम इरेशनल फियर अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, प्लेस, एक्टिविटी और सिचुएशन। मतलब कि जो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो एक एंजाइटी का डिसऑर्डर है, ठीक, जिसमें जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे और इरेशनल मतलब कि बिना मतलब का, ठीक है, उसका कोई रीज़न नहीं है, कोई उसका लॉजिकल कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, उस डर का, ठीक, जो कि पर्सन को होता है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, प्लेस के लिए, कोई एक्टिविटी या फिर कोई सिचुएशन के लिए। पर्सन के मन में जब कोई डर बैठ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं फोबिया। मतलब कि इरेशनल फियर अबाउट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज़ के लिए जब बिना मतलब का किसी पर्सन के अंदर डर बैठ जाता है तो उसी को बोलते हैं फोबिया बोलते हैं। अब ये होते हैं कोई 3 टाइप के मेनली, ठीक है, सिंपल फोबिया, सोशल फोबिया और अगोरा फोबिया। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल फोबिया क्या होता है। सिंपल फोबिया को हम स्पेसिफिक फोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली होता क्या है, हमें जो फियर होता है वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर स्टिमुलस के लिए होता है, ठीक है, वो फियर। अब ये मेनली सबके अंदर होता है, ये कॉमन होता है चाइल्डहुड में, ठीक है, बच्चों में बहुत कॉमन होता है, लेकिन ये टीन एज तक आते आते ये ख़त्म हो जाता है, ये फियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ पर्सन में या कुछ इंडिविजुअल में ये लगातार रह सकता है उनके लाइफ टाइम तक, ठीक है, या अडल्ट हो वहाँ जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक ये हो सकता है। अगर ये तब तक प्रेजेंट है, मतलब टीन एज में वो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद भी वो प्रेजेंट है, यही जाके आगे सिंपल फोबिया का कारण बनता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि होता है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट। कुछ पर्सन होते हैं जिनको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, मतलब अगर उनको छत पे ले जाए गए 2 मंजिले के बिल्डिंग पे और बोल दो नीचे देखेंगे तो वो नीचे नहीं देख पाएंगे, ठीक है, उनको इतना डर लगेगा, वो जाएंगे ही नहीं वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हेमोटोफोबिया, जिसमें फियर ऑफ ब्लड होता है, मतलब वो खून कहीं देखते हैं तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, ठीक है, उनको एंजाइटी होने लगती है। उसके बाद जूओफोबिया, फियर ऑफ एनिमल, जिसमें कि जानवरों से उनको डर लगता है। और है हाइड्रोफोबिया, जो कि हम रेबिज में भी देखते हैं कि वाटर जैसे देखता है पर्सन उसको तुरंत डर लगता है, ठीक है। तो फियर ऑफ वाटर भी, ये कुछ कॉमन है जो कि बचपन में तो रहते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड में बहुत कॉमन है, लेकिन टीनेज का जो एज है वो आते आते ये सब सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से और तो यही आगे जाके सिंपल फोबिया बनते हैं। सिम्टम की बात करें, इसमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे हमें? तो इरेशनल परसिस्टेंट फियर ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, मतलब कि बिना वजह के, ठीक है, और लगातार किसी ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन के लिए डर बना रहता है पर्सन के अंदर। इमीडिएट एंजाइटी ऑन कॉन्टेक्ट विथ फियर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, और जैसे ही पर्सन उस ऑब्जेक्ट या फिर स्टिमुलस के जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है उसके अंदर तुरंत एंजाइटी होने लगती है, उसको एंजाइटी होने लगती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को पानी से डर लगता है तो जैसे ही पानी उसके कांटेक्ट में आने वाला हो रहेगा या उसको देख लेगा वो, ठीक है,
तुरंत उसको एंजाइटी होने लगी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, ठीक है पर्सन। उसके बाद है नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, फेंटिंग और पैनिक रिस्पांस। मतलब कि पर्सन जो है वो अपना कंट्रोल खो देता है, ठीक है, या खो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, और या फिर उसको वो पैनिक रिस्पांस भी दे सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिव वो पैनिक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है जो सिम्टम हमें देखने को मिलेगा वो है अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फियर स्टिमुलस। और जो पर्सन है वो ऐसा कोशिश करेगा कि जो ऑब्जेक्ट या जो स्टिमुलस उसको एंजाइटी कॉज कर रहा है उससे वो उसको अवॉइड करेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने हाइड्रोफोबिया का बात किया, तो जो पर्सन होगा वो कभी मतलब पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहेगा, कभी वो वाटर कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो हमेशा उससे बचेगा, ठीक है। तो अवॉइड करेगा ऐसी एक्टिविटी जिससे कि वो पानी में मतलब उसके कांटेक्ट में आए कभी भी वाटर। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टाइप है वो है सोशल फोबिया, एन इरेशनल फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और इंटरेक्टिंग विद अदर। मतलब कि सोशल फोबिया जो होता है कि सोसाइटी में मेनली जाने से या फिर सोसाइटी के बीचों में कुछ बोलने से, कोई एक्टिविटी करने से पर्सन को डर लगता है बिना मतलब का, ठीक है। अगर वहाँ पर है जिसका कोई रीज़न नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि पर्सन सोसाइटी में जाके लोगों के बीच में वो बोल नहीं पा रहा है, वहाँ पर बैठ नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको हम सोशल फोबिया बोलते हैं। जिसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो कोई भी चीज़ करेगा तो दूसरे के द्वारा वो देखा जाएगा, ठीक है, और दूसरे उसको एम्बेरस करेंगे और उसका अपमान करेंगे, ठीक है। ये सारी फीलिंग उसके अंदर आती है, जिसकी वजह से वो कभी भी सोसाइटी के बीच नहीं जाता है और ना ही लोगों से सोशल होता है और ना ही उनसे कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। उन सबसे बचता है वो, ताकि उससे उसको जो फीलिंग है या कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे, उसको मतलब ऐसा बोलेंगे, वो उल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो ऐसा करता है और इसी को बोलते हैं सोशल फोबिया। अब बात करें इसमें कि इस क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, तो हाइपर वेंटिलेशन। अगर पर्सन कभी ऐसा हो गया कि उसको जो 4 लोग बैठे हैं उनके बीच में उसको बैठा दिया गया पेशेंट को, तो बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन उसको हो जाएगा, मतलब बहुत तेज़ी से वो सांस लेगा, ठीक है, उसकी सांसें बढ़ जाएंगी, ब्रीथिंग जो रेट है वो बढ़ जाएगा। स्वेटिंग कोल्ड और कामिंग पैड, उसके पसीना छूटने लगेगा, ठीक है, उसको, और उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, ठीक है, ठंडे पड़ जाएंगे पूरे उसके हाथ। कन्फ्यूजन होएगा, जो पर्सन है वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि उसको बोलना क्या है, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रबलिंग हैंड एंड वॉइस, उसके हाथ कांपने लगेंगे, ठीक है, और उसकी वॉइस भी जो है वो भी कांपने लगेगी, ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाएगा। और एंटीसिपेटरी एंजाइटी, और इससे पहले ही उसको एंजाइटी होने लगेगा। उसको अगर हम ये बोल दे रहे हैं कि आपको सोसाइटी के बीच में जाना या वहाँ पर हम बोल रहे हैं कि स्टेज पे जाना है, ठीक है, स्टेज पे जाके आपको कुछ वर्ड बोलने हैं, तो वो पर्सन सोच के ही उसको तुरंत एंजाइटी होने लगेगा, ठीक है, कि मुझे तो स्टेज पे जाना, वहाँ सब लोग होंगे, मुझे सब देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है एंटीसिपेटरी एंजाइटी। फियर और एम्बेरसमेंट, उसके अंदर डर रहेगा या फिर उसको ऐसा लगेगा कि मतलब उसको लोग एम्बेरस करेंगे। और यूरिनरी अर्जेंसी, और पर्सन को यूरिनरी अर्जेंसी भी हो सकती है, मतलब उसको यूरिनेशन भी लग सकता है इस वजह से, ठीक है। तो ये सोशल फोबिया में मेनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा एगोराफोबिया। इट इज करेक्टराइज बाई एन इरेशनल फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस अवे फ्रॉम द फैमिलियर सेटिंग ऑफ होम इन क्राउड और सिचुएशन दैट द पेशेंट कैन नॉट लीव इजीली। मतलब कि इसमें जो एगोराफोबिया होता है, इसमें जो पर्सन है उसको मतलब भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से डर लगता है, मतलब वो ऐसी जगहों से बचता है या उसको डर लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ उसके फैमिली के मेंबर कोई ना हो, या फिर ऐसी जगह जैसे कोई अनजान सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको जाने में उसको डर लगेगा, ठीक है। वो मतलब उसके अंदर एक डर बैठा रहता है कि वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक। तो किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है या फिर कोई ऐसा प्लेस या ऑब्जेक्ट जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग जो उसके फैमिलियर नहीं हो, अनफैमिलियर है, तो इस चीज़ के लिए पर्सन के अंदर एक डर बैठा रहता है, उसी को बोलते हैं एगोराफोबिया। और ऐसा उसके अंदर डर बैठ जाता है जिससे पर्सन को लगता है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब अगर कोर्स की बात करें तो जो फोबिया होता है वो बहुत कॉमन होता है वोमेन में। हमने देख लिया तीनों टाइप, अब फोबिया पे आ जाता है, फोबिक एंजाइटी पे। तो इसमें जो फोबिया होता है बहुत कॉमन होता है वोमेन में, मतलब महिलाओं में बहुत कॉमन देखने को मिलता है, कॉमनली हमें फोबिया देखने को मिलता है। और जिसका ऑनसेट होता है वो सडन होता है और बिना किसी वजह से होता है, ठीक है, मतलब कोई वजह नहीं होता, कोई कॉज नहीं होता है, लेकिन ये सडन होता है, ठीक। और अगर कोर्स की बात करें तो जो इसका कोर्स चलता है मतलब ड्यूरेशन वो क्रोनिक चलता है। सडन तो होता है ऑनसेट, ठीक, स्टार्ट तो अचानक से होता है, लेकिन ये लंबे समय तक ये बना रहता है, ठीक है, जो फोबिया का डिसऑर्डर होता है। अब बात करें डायग्नोसिस की,
तो इसका कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है, कोई मतलब स्पेसिफिक इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है फोबिया का। लेकिन हम अगर ICD-11 की क्राइटेरिया अगर इसके अंदर मैच खाती है, ठीक है, जो सिम्टम है ICD-11 के अकॉर्डिंग, तो पर्सन को हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन है जो फोबिया से सफ़र कर रहा है। और पर्सन का हम क्या ले सकते हैं, इसमें हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी 1 एक्सपोज टू और ऐसा मतलब कभी सिचुएशन जब पर्सन को एंजाइटी हुई हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन पहले से एंजियस हो गया, उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा हो, तो इन सब चीज़ों की हम उससे पर्सन से हिस्ट्री ले सकते हैं। लेकिन इसका कोई भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं होता है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट के लिए हम इसको फार्माकोथेरेपी देंगे, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं और साइकोथेरेपी भी देते हैं। फार्माकोथेरेपी में बात करें तो इसमें हम एंटी एंजाइटी देते हैं जिसमें कि बेंजोडाइजिपिन आता है, और बेंजोडाइजिपिन के अंदर हम दे सकते हैं अल्प्राजोलाम दे सकते हैं, क्लोनाजिपाम दे सकते हैं और डाइजिपाम करने के लिए। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट में हम इमिप्रामीन और सर्ट्रालिन दे सकते हैं जो सबकी एंजाइटी को कम करता है। इसके बाद बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं, तो पर्सन को हम डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। उसके बाद असर्टिव ट्रेनिंग दे सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं उसके बिहेवियर को, और कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक का यूज करके वहाँ पर उसको थेरेपी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम साइकोथेरेपी में सपोर्टिव साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था पूरा हमारा फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। इसके